मूवी की स्टार्टिंग में हमें कजाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल पैलेस दिखाया जाता है जिस पर काफी कड़ा पहरा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के समय पैराशूट से अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवान पैलेस के रूफ पर उतरते हैं और फिर वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाकर यहाँ के जनरल इवान रेडिक को पकड़ लेते हैं, जो कि कजाकिस्तान का डिक्टेटर है। दरअसल जनरल इवान और उसके लोगों ने कजाकिस्तान में बहुत खून खराबा मचा रखा था और कुछ समय से ये र्यूमर्स भी फैल रही थी कि जनरल इवान न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा कर रहे हैं। शायद जनरल किसी वॉर की तैयारी कर रहे थे, मगर रशिया और अमेरिका ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी एक आदमी की एम्बिशंस की वजह से वर्ल्ड में फिर से कोल्ड वॉर शुरू हो जाए। तो अमेरिकन और रशियन प्रेसिडेंट्स के ऑर्डर पर यह सीक्रेट ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था, जिसमें जनरल इवान का पकड़ा जाना जरूरी था। अब जनरल इवान के पकड़े जाने के 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बैंक्वेट हो रहा होता है मॉस्को में, जहां काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स और यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल और रशियन प्रेसिडेंट पेट्रोव भी मौजूद थे। स्पीच के वक्त पेट्रोव यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल का धन्यवाद बोलते हैं जनरल इवान को पकड़ने और कजाकिस्तान को आजाद कराने के लिए। जब प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल की बोलने की बारी आती है तो वो बहुत दुखी होकर बोलते हैं कि हमने ये ऑपरेशन करने में काफी देरी कर दी। हमने सिर्फ एक्शन तब लिया जब जनरल इवान से अमेरिका और रशिया को खतरा महसूस हुआ। अगर हम जल्दी करते तो शायद वो 2 लाख लोग बच जाते जिन्हें जनरल इवान ने मरवा दिया। मगर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट कहीं भी टेररिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनने देगी। और ये सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर हमें यूएस का एयरफोर्स 1 प्लेन दिखाया जाता है और फिर यूएस प्रेसिडेंट का काफिला भी प्लेन के पास आ जाता है और फिर प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ ग्रेस, उनकी बेटी एलिस प्लेन बोर्ड करते हैं। इस प्लेन पर प्रेसिडेंट के एडवाइजर और कैबिनेट मेंबर्स के साथ साथ सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स भी मौजूद थे और इस प्लेन पर प्रेस के काफी सारे मेंबर्स और जर्नलिस्ट को भी बुलाया गया था। ये प्लेन यहाँ से उड़कर वापस यूएस जाने वाला था इन लोगों को लेकर। जब प्लेन टेक ऑफ करके काफी ऊंचाई पर उड़ने लगता है तो सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट जिसका नाम गिब्स है, वो अपने 3 साथियों को मार देता है और एक जगह पर एक कोड डालता है जिससे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है जहां पर काफी सारे वेपन्स रखे हुए थे। और उस डोर को वो खुला छोड़कर वो एक स्मोक बॉम्ब नीचे गिरा देता है, जिसका धुआं देखकर कुछ लोग जल्दी से उठकर आकर उस सीक्रेट वेपन स्टोर से वेपन्स लेने लगते हैं। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट गिब्स गद्दार है और उसकी मदद से कुछ टेररिस्ट इस प्लेन पर चढ़ाए हैं। टेररिस्ट अपने पर्सनल वेपन्स तो प्लेन पर ला नहीं सकते थे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, तो गिब्स ने 3 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को मारा और फिर स्मोक बॉम्ब गिराया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि स्मोक बॉम्ब के धुएं की वजह से टेररिस्ट को पता चल जाए कि प्लान शुरू करने का टाइम हो गया है। और गिब्स ने उन 3 एजेंट्स को मारकर वेपन स्टोर को इसलिए खुला छोड़ा ताकि टेररिस्ट इन वेपन्स को लेकर अपने प्लान की शुरुआत कर सकें। दरअसल इन टेररिस्ट के लीडर का नाम इगोर कुसरोव है और ये सभी लोग जनरल इवान के सपोर्टर्स हैं। फिर ये टेररिस्ट वेपन लेकर और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को मारने लगते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर प्लेन पर अब अफरा तफरी मचने लगती है। अब एजेंट्स और टेररिस्ट के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच टेररिस्ट सभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को मार देते हैं, मगर चुपके से 2 एजेंट्स मिस्टर प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल को एक एस्केप पोर्ट में ले जाकर इजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों एजेंट्स भी मारे जाते हैं। अब इन टेररिस्ट्स ने लगभग इस प्लेन पर फुल कंट्रोल कर लिया था सिवाय कॉकपिट के। तो हालात खराब होती देख पायलट रैमस्टेन एयर बेस पर कांटेक्ट करता है ताकि वो प्लेन की बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करा सके। ये न्यूज मिलते ही एयरबेस से F-15 जेट फाइटर्स का एक ग्रुप भेजा जाता है ताकि वो एयरफोर्स 1 के पास जाकर प्लेन को रैमस्टेन बेस तक एस्कॉर्ट करके ला सकें। मगर अब टेररिस्ट लोग घबराने लगते हैं कि अगर प्लेन लैंड हो गया तो वो लोग मारे जाएंगे। तो वो लोग जल्दी से पायलट कैबिन की तरफ बढ़ते हैं, मगर पायलट का कैबिन तो अंदर से लॉक्ड था और पायलट्स ने प्लेन लगभग उतार ही दिया था। मगर टेररिस्ट दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं और पायलट के सर पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि अगर तुमने प्लेन को वापस नहीं उड़ाया तो हम तुम्हें मार देंगे। मगर पायलट अपनी जान की परवाह किए बगैर प्लेन को धीमा करने लगते हैं। तो टेररिस्ट पायलट्स को मार के खुद ही पायलट की सीट पर बैठ जाते हैं और फिर प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद एयरफोर्स 1 प्लेन अब पूरी तरह से इगोर और उसके साथियों के कब्जे में था। वहीं दूसरी तरफ इस इंसिडेंट की न्यूज यूएस गवर्नमेंट को भी पता चल जाती है और अब
यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन बेनेट और काफी सारे हाई ऑफिशियल्स और आर्मी हेड्स व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी वॉल्टर भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अब प्लेन पर टेररिस्ट सभी होस्टेजेस को एक जगह पर ले जाने लगते हैं और अब ये लोग प्लेन को भी कजाकिस्तान की तरफ ले जा रहे थे और F-15 जेट्स उनका पीछा अभी भी कर रहे होते हैं। मगर प्लेन पर यूएस कैबिनेट के लोग होने के कारण वो लोग फायर नहीं कर सकते थे। तभी एक टेररिस्ट इगोर को रिपोर्ट करता है कि गोलीबारी में मिस्टर प्रेसिडेंट एस्केप पोर्ट से भाग निकले हैं और ये बात सुनकर इगोर बहुत भड़क उठता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन को रिपोर्ट करता है कि मॉस्को पुलिस को 6 डेड बॉडीज मिली हैं जो कि रशियन टीवी न्यूज के क्रू मेंबर्स की बॉडी हैं। इन लोगों को तो एयरफोर्स 1 पे होना चाहिए था। ये लोग मारे जा चुके हैं तो प्लेन पर इनकी जगह पे आखिर है कौन? और टेररिस्ट प्लेन पर सिक्योरिटी चेक से होकर वेपन नहीं ले जा सकते थे, यानी प्लेन पर किसी ने उन टेररिस्ट की मदद की है वेपन अरेंज करने में। यानी प्लेन पर कोई सीक्रेट सर्विस का एजेंट गद्दार है और हमें अंदाजा भी नहीं कि वो कौन है। और तभी एक एजेंट आकर कहता है कि मिस वाइस प्रेसिडेंट, न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स बदल दिए गए हैं। और इसी बीच कुछ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन से गिरे एस्केप पोड को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें फिर एस्केप पोड जंगल में एक जगह मिल जाता है, मगर इसे खोलने पर पता चलता है कि ये तो खाली है। वहीं हमें प्लेन पर दिखाया जाता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट फाइट के दौरान एस्केप पोड से उतरकर एक जगह छुप गए थे, जब किसी का ध्यान नहीं था उन पर फाइट के दौरान। अब टेररिस्ट ने होस्टेजेस को एक रूम में बंद कर दिया था, तो इगोर प्रेसिडेंट की वाइफ को धमकाता है कि यूएस को हमारी डिमांड्स पूरी करनी ही पड़ेगी। मगर यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ ग्रेस कहती है कि मेरे हस्बैंड यानी मिस्टर प्रेसिडेंट कभी भी किसी टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो इगोर टॉन्ट करता है, अच्छा कि वही प्रेसिडेंट जो अपनी फैमिली को छोड़कर एस्केप पोर्ट से भाग गए। इगोर फिर ग्रेस और उसकी बेटी एलेक्स को धमकाकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेररिस्ट प्लेन पर सभी वेपन्स को इकट्ठा करने लगते हैं, चाहे वो मरे हुए लोगों के ही वेपन क्यों ना हो, ताकि उन वेपन्स को लेकर कोई इन पर हमला ना कर दे। अब एयरफोर्स 1 प्लेन से इगोर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन को कॉल करता है और साथ में ही प्लेन के इंटरकॉम स्पीकर को ऑन कर देता है ताकि इनकी कन्वर्सेशन को प्लेन पर मौजूद सभी लोग सुन सकें। वाइस प्रेसिडेंट पूछती है कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो, प्लेन पर सभी लोग ठीक है ना? जिस पर इगोर कहता है कि प्लेन पर काफी लोग मारे जा चुके हैं और रही बात मेरी डिमांड की, वो ये है तुम लोग जनरल इवान को आजाद कर दो। एक आदमी के बदले इतने सारे होस्टेजेस की जान, जिसमें प्रेसिडेंट की बीवी और बेटी भी शामिल हैं। क्यों, क्या कहती हो? जिस पर वाइस प्रेसिडेंट कहती है इस बात की क्या गारंटी है तुम जनरल इवान के रिहा होने पर होस्टेजेस को छोड़ दोगे? तो इगोर कहता है कि मैं जनरल इवान के रिलीज होने की न्यूज का वेट करूंगा और तब तक हर आधे घंटे में एक होस्टेजेस को मारता जाऊंगा। ये पूरी कन्वर्सेशन सभी होस्टेजेस भी सुन रहे होते हैं, तो अब वो लोग घबराने लगते हैं। और इसी बीच व्हाइट हाउस में सभी ऑफिसर्स अब एक्टिव हो गए हैं और एक ऑफिसर मिस्टर सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट का एस्केप पोर्ट खाली मिला है। तो ये लोग सोचते हैं कि एस्केप पोर्ट अगर खाली है तो आखिर प्रेसिडेंट हैं कहाँ? या तो वो मारे जा चुके हैं या अभी तक प्लेन पर मौजूद हैं और इगोर हमसे ये बात छुपा रहा है और हमारा ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। मगर एक और आर्मी ऑफिसर कहता है कि शायद प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा हैं और प्लेन पर ही छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट को जानता हूँ। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले गजब के फाइटर थे और उन्होंने वियतनाम में इतने रेस्क्यू मिशन किए कि उनका रिकॉर्ड अभी भी सबसे ऊपर है। वो लड़ना जानते हैं। शायद प्लेन पर प्रेसिडेंट ही हमारी आखिरी उम्मीद है होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए। और सभी ऑफिशियल्स की बातों से पता चलता है कि ये लोग प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब मिस्टर प्रेसिडेंट प्लेन पर छुपते छुपाते अपने ऑफिस तक पहुंच जाते हैं और टीवी की आवाज बढ़ा देते हैं। जब एक टेररिस्ट वहां चेक करने आता है तो प्रेसिडेंट पीछे से उस पर धावा बोल देते हैं और इसी फाइट में प्रेसिडेंट उसे स्टूल से मारकर बेहोश कर देते हैं और उसकी गन और चाबी लेकर चले जाते हैं। दरअसल ये चाबी उस रूम की थी जिसमें होस्टेजेस बंद थे। जब प्रेसिडेंट चाबी से डोर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहां पर एक और टेररिस्ट आ जाता है, तो प्रेसिडेंट उसे गोलियों से भून डालते हैं। मगर अब गोलियों की आवाज सुनकर काफी सारे टेररिस्ट प्रेसिडेंट की तरफ आने लगते हैं, तो प्रेसिडेंट को वहां से मजबूरन भागना पड़ता है। फिर प्रेसिडेंट छुपते छुपाते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां सभी का लगेज स्टोर किया जाता है और वो सभी बैगों की तलाशी लेने लगते हैं। और फिर मिस्टर प्रेसिडेंट को एक बैग में फोन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन रशियन प्रेसिडेंट पेट्रोव से कांटेक्ट करती है और रिक्वेस्ट करती है कि जनरल इवान को रिहा कर दो, ताकि जनरल इवान के बदले प्लेन पर फंसे हुए होस्टेजेस को आजाद करा सकें।
मगर रशियन प्रेसिडेंट पेट्रोव साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं जनरल इवान को रिहा नहीं कर सकता। उसके आजाद होने से लाखों लोगों की जिंदगी को खतरा है। मगर असल में रशियन प्रेसिडेंट पेट्रोव को डर है कि कहीं जनरल इवान बाहर आकर उसका तख्ता न पलट दे। अब यूएस वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन और सभी ऑफिसर्स काफी वरिड हैं कि अब क्या करें, क्योंकि रशियंस ने जनरल इवान को रिहा करने से मना कर दिया है। तो अब टेररिस्ट लोग हमारे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ इगोर होस्टेजेस वाले रूम में पहुंच जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन इगोर से फिर से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है कि हमें कुछ और टाइम चाहिए, मगर इगोर उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर को मार देता है और कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा और है। और अब सिक्योरिटी एडवाइजर की मौत के बाद वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन अब लगभग रो ही रही होती है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के सारी जिम्मेदारी उस पर है और वो कोई भी रास्ता नहीं निकाल पा रही होती। फिर इगोर यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ ग्रेस और उसकी बेटी एलेक्स को अपने साथ ले जाता है और एलिस को डराने धमकाने लगता है। फिर हमें प्रेसिडेंट मार्शल को दिखाया जाता है, जिन्हें अब एक फोन मिल चुका था। वो व्हाइट हाउस के सेंटर पे कॉल करते हैं और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराकर कॉल वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन के फोन पर ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। मगर इसी वक्त एक टेररिस्ट प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, मगर इस सब में प्रेसिडेंट चुपके से फोन को अपने कोट की पॉकेट में डाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, मगर तुम टेररिस्ट लोग काफी लकी हो। हमारे F-15 प्लेन्स एयरफोर्स 1 प्लेन पर मिसाइल लॉन्च भी करें तब भी इस प्लेन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का प्लेन है। इसकी सिक्योरिटी वर्ल्ड में बेस्ट है। मिसाइल के एयरफोर्स 1 प्लेन पे लॉक होते ही एयरफोर्स 1 का सिक्योरिटी कंप्यूटर एक्टिव हो जाएगा और काउंटर मेजर शुरू कर देगा और मिसाइल प्लेन तक पहुंच भी नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा प्लेन को एक झटका लगेगा। और इन सब बातों को व्हाइट हाउस में मौजूद वाइस प्रेसिडेंट और सभी हाई ऑफिशियल्स सुन रहे होते हैं और वो लोग अब काफी खुश होते हैं ये जानकर कि मिस्टर प्रेसिडेंट अभी तक जिंदा हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन प्रेसिडेंट मार्शल की बातों का सही मतलब निकाल लेती है कि प्रेसिडेंट डिस्गाइज रूप से हमें एयरफोर्स 1 पर मिसाइल फायर करने के ऑर्डर दे रहे हैं। इसके बाद F-15 प्लेन के पायलट को फायर करने का ऑर्डर मिल जाता है और वो एयरफोर्स 1 पर मिसाइल दाग देता है और इसको एयरफोर्स 1 प्लेन का कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है। और अब तक प्लेन ऑटो पायलट पर था, तो अब इस प्लेन का कंप्यूटर प्लेन को ऑटो पायलट से डिसएंगेज करके अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे अब प्लेन हवा में टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। तो एक टेररिस्ट जल्दी से प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और इसी वक्त एयरफोर्स 1 का सिक्योरिटी कंप्यूटर काउंटर मेजर के तौर पर कुछ शेफ फ्लेयर्स छोड़ता है, जिससे वो मिसाइल्स टकराकर फट जाती हैं और प्लेन में एक तगड़ा झटका लगता है। अब इस शॉक वेव का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट उस टेररिस्ट को पीटने लगते हैं और उसका गला घोटकर मार देते हैं। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन से फोन पर बात करते हैं कि कुछ भी करो, जनरल इवान आजाद नहीं होना चाहिए। हमें प्लेन को किसी भी हालत में ग्राउंड पर उतारना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अब फाइट के दौरान प्रेसिडेंट के हाथ में चोट लग गई थी, तो वो अपनी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। इसी बीच एक और टेररिस्ट वहां पर आने लगता है, क्योंकि जिस टेररिस्ट को प्रेसिडेंट ने अभी भी मारा था उसने काफी देर से बाकी अपने साथियों से कांटेक्ट नहीं किया था, तो इनको शक हो गया था। वो टेररिस्ट अपने साथी की डेड बॉडी देखकर बहुत गुस्सा होता है और ये बात इगोर को रिपोर्ट करता है। अब इगोर काफी गुस्सा है कि किसी ने प्लेन पर उसके 2 आदमियों को मार दिया है, तो इगोर मेलाइन मिचेल नाम की लेडी को कॉकपिट में ले आता है, जहां पर ग्रेस और एलिस पहले से मौजूद थी। इगोर को लगता है कि प्लेन पर कोई सीक्रेट सर्विस एजेंट छुपा हुआ है जो उसके लोगों को मार रहा है। दरअसल उसे अभी तक ये बात नहीं पता थी कि यूएस प्रेसिडेंट अभी तक प्लेन पर मौजूद हैं। उसे लगा प्रेसिडेंट तो एस्केप पोर्ट से भाग चुके हैं, तो इगोर पूरे प्लेन का इंटरकॉम ऑन कर देता है ताकि प्लेन पर सभी लोग उसकी आवाज सुन सकें। वो कहता है कि प्लेन पर जो कोई भी एजेंट छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए, वरना मैं इस लेडी को मार दूंगा। और इगोर फिर 10 तक गिनती करता है, मगर मिस्टर प्रेसिडेंट टेररिस्ट के सामने नहीं जाते, तो इगोर मिचेल को मार देता है। अब गोली की आवाज सुनते ही सारे होस्टेजेस काफी घबरा रहे होते हैं और रोने लगते हैं। अब प्रेसिडेंट भी बहुत गुस्सा है। उनकी नजर एक मिल्क कंटेनर पर पड़ती है जो कि पंचर्ड था। ये देखकर प्रेसिडेंट को एक आइडिया आता है, क्यों ना प्लेन का फ्यूल लीक कर दिया जाए ताकि मजबूरी में इन टेररिस्ट को प्लेन लैंड कराना पड़े। तो प्रेसिडेंट फिर से फोन करके एयरफोर्स के कुछ इंजीनियर से पूछते हैं कि फ्यूल कंट्रोल से फ्यूल लीक कैसे करना है। फिर इंजीनियर्स के बताए हिसाब से प्रेसिडेंट कुछ वायर्स को काट देते हैं और अब एयरफोर्स 1 प्लेन से फ्यूल
लीक होने लगता है और इसका पता टेररिस्ट को भी लग जाता है। तो दो टेररिस्ट सीढ़ियों से होकर फ्यूल कंट्रोल को ठीक करने के लिए जाते हैं और इसी वक्त प्रेसिडेंट भी छुपकर इनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जहां प्रेसिडेंट थे वहां से होस्टेज वाले रूम या कॉकपिट तक का जाने का रास्ता एक ही था और वो था सीढ़ियों से होकर, और सीढ़ियों के ऊपर एक पैडलॉक लगा हुआ था बाहर की तरफ से। तो प्रेसिडेंट दो टेररिस्ट के फ्यूल कंट्रोल रूम तक जाते ही सीढ़ियों से ऊपर आकर वहां मौजूद एक टेररिस्ट को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उसे शोर न मचाने के लिए कहते हैं, वरना वो मारा जाएगा। तो जब दो टेररिस्ट प्लेन का फ्यूल कंट्रोल ठीक करके आ रहे होते हैं तो वो तीसरे टेररिस्ट से पूछते हैं कि सब ठीक है। तो वो जवाब देता है कि हाँ सब ठीक है, क्योंकि उस पर प्रेसिडेंट ने गन पॉइंट कर रखी थी और वो मरना नहीं चाहता था। वही हमें अब इगोर दिखाया जाता है जो वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन को धमका रहा होता है कि मुझे मालूम है कि एयरफोर्स वन प्लेन को हवा में भी उड़ते उड़ते रिफ्यूल किया जा सकता है, जल्दी से रिफ्यूल करने के लिए अपना टैंकर प्लेन भेजो, वरना अब मैं हर एक मिनट में एक होस्टेज को मारने लगूंगा। मैं भी देखता हूँ कि पहले प्लेन क्रैश होगा या मेरे हाथों से सभी होस्टेजेस मारे जाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट हार मानकर रिफ्यूल करने वाला टैंकर प्लेन भेजने का ऑर्डर दे देती है और इसी बीच प्रेसिडेंट उस टेररिस्ट को कंट्रोल करके होस्टेजेस वाले रूम तक पहुंच जाते हैं। तो सभी लोग प्रेसिडेंट को देखकर काफी खुश होते हैं। प्रेसिडेंट एक गन पायलट को और एक गन गिब्स को दे देते हैं, मगर उन्हें थोड़ी ना पता था कि गिब्स गद्दार है। और तभी एक ऑफिसर कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, शायद अब हमारे पास अच्छा मौका है सभी होस्टेजेस को बाहर निकालने का। किसी भी तरह से अब प्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाना होगा। तब हम लोग प्लेन के पीछे की साइड में मौजूद पैराशूट्स लेकर होस्टेजेस को बाहर कूदा सकते हैं, मगर उसके लिए प्लेन को कम से कम 15,000 की ऊंचाई पर लाना होगा। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि ये बात यूएस गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं कि हम लोग प्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई पर लाना चाहते हैं, ताकि वो लोग टेररिस्ट को बेवकूफ बना सकें कि रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को कम से कम 15,000 की फीट पर लाना होगा, वरना फ्यूल नहीं भर पाएगा। और इसी रिफ्यूलिंग का फायदा उठाकर हम होस्टेजेस को पैराशूट से नीचे कूदा देंगे। तो एक लेडी कहती है कि सर, प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम टेररिस्ट के कंट्रोल में है, मगर हम अभी भी फैक्स कर सकते हैं, क्योंकि फैक्स मशीन का टेररिस्ट को नहीं पता है। तो प्रेसिडेंट उस लेडी को फैक्स मशीन के पास ले जाते हैं और फिर एक पेज पर एक मैसेज लिखते हैं और फिर फैक्स करवा देते हैं और फिर फैक्स व्हाइट हाउस पहुंच जाता है। मगर इसी वक्त टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि सूत्रों से पता चला है कि एयरफोर्स वन प्लेन क्रैश हो चुका है, जो कि असल में पूरी तरह से अफवाह था। अब इस न्यूज से पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट जल्दी से प्रेस बुलाने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स वन प्लेन पर होस्टेजेस को भी सीढ़ियों से होते हुए प्लेन के बेस में ले जाया जाता है और फिर सभी लोग पैराशूट पहनने लगते हैं। और होस्टेजेस के इस ट्रांसफर के दौरान गिब्स उस टेररिस्ट पर गन पॉइंट किए हुए था और दूसरा ऑफिसर भी वहां पर निगरानी करने के लिए मौजूद था। इसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन प्रेस के सामने कहती है कि एयरफोर्स वन प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि वो तो हाईजैक हुआ है। तो एक रिपोर्टर पूछती है, क्या मिस्टर जेम्स मार्शल अभी भी प्रेसिडेंट हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट कहती है कि जी हाँ, मिस्टर जेम्स मार्शल अभी भी प्रेसिडेंट हैं, यानी अभी भी वो जिंदा हैं और उनके सही सलामत लौटने तक मैंने पूरी कमान संभाल रखी है। और इस न्यूज को प्लेन पर मौजूद इगोर भी देख रहा होता है। तो वो सोचता है कि प्रेसिडेंट अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचे, तो वो इस वक्त आखिर हैं कहां। अगले सीन में एयरफोर्स वन के ऊपर रिफ्यूलिंग टैंकर प्लेन आ जाता है और टेररिस्ट लोगों से प्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उतारने के लिए कहा जाता है और स्पीड को 200 नॉट करने के लिए कहा जाता है। और फिर टेररिस्ट लोग ऐसा ही करते हैं। वहीं होस्टेजेस जो इंतजार कर रहे होते हैं वो प्लेन के पीछे का डोर खोलकर कूदने लगते हैं और इसका पता कॉकपिट में मौजूद ईगोर को भी लग जाता है। तो वो अपने एक साथी को भेजता है चेक करने के लिए। जब वो टेररिस्ट उस रूम तक पहुंचता है जहां होस्टेजेस कैद थे, तो वो रूम खाली था। तो वो जल्दी से जाकर प्लेन की सीढ़ियों से होते हुए वहां पहुंच जाता है जहां से होस्टेजेस कूद रहे होते हैं। तो वो गेट पे एक ऑक्सीजन कंटेनर लगा के गोली चला देता है, जिससे डोर उड़ जाता है और हवा के प्रेशर की वजह से काफी सारे होस्टेजेस बाहर उड़ जाते हैं। और इस ब्लास्ट से रिफ्यूलिंग करने में भी गड़बड़ी हो जाती है और रिफ्यूलिंग पाइप में आग ले जाती है, जिससे रिफ्यूलिंग किट प्लेन एक्सप्लोड हो जाता है। इस वजह से एयरफोर्स वन प्लेन में एक और धक्का लगता है, जिससे अब प्रेसिडेंट भी हवा में बाहर खींचने लगते हैं, वो भी बिना पैराशूट के। बट उन्होंने हैच को पकड़ रखा था, तो बाकी लोग प्रेसिडेंट को अंदर खींच लेते हैं। मगर अब तो प्रेसिडेंट को भी होस्टेज बना लिया जाता है। तो इगोर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन को फोन करके बताता है कि अब प्रेसिडेंट भी मेरे कब्जे में है
अपने F-15 प्लेन को हमारे पीछे से हटाओ, वरना मैं प्रेसिडेंट और उनके बीवी बच्चों को मार दूंगा। फिर इगोर यूएस प्रेसिडेंट को पीटने लगता है और प्रेसिडेंट को गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि पेट्रोव से कहकर जनरल इवान को आजाद करवाओ। मगर यूएस प्रेसिडेंट मना करते हैं कि मैं ऐसे खतरनाक आदमी को आजाद नहीं करवा सकता, और वैसे भी रशियन प्रेसिडेंट पेट्रोव जनरल इवान को किसी भी हालत में आजाद नहीं करेंगे। अब इगोर काफी गुस्से में है। वो एलिस के सिर पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है, मेरी बात मानो, वरना पहले मैं तुम्हारी बेटी को फिर तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। तो मजबूर होकर प्रेसिडेंट मान जाते हैं और फिर रशियन प्रेसिडेंट पेट्रोव को यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल का कॉल आता है, जिसमें जेम्स मार्शल कहते हैं कि जनरल इवान को रिहा कर दो, और यही न्यूज व्हाइट हाउस तक पहुंच जाती है। तो अब कैबिनेट के ऑलमोस्ट सभी लोग एक पेपर पर साइन कर देते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देने के काबिल नहीं रहे, अब उन्हें हटा देना चाहिए। तो वॉल्टर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन को उस पेपर पर साइन करने के लिए कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट अब काबिल नहीं है, क्योंकि वो अपने देश के बजाय अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और यूएस कभी भी किसी टेररिस्ट से डील नहीं करता। मगर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन मना कर देती है, ये कहकर कि यूएस के प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल ही हैं। फिर हमें वो प्रिजन दिखाया जाता है जहां जनरल इवान को कैद कर रखा था। अब उसे रिहा किया जा रहा है, और फिर इगोर फोन पर कंफर्म करता है कि सच में जनरल इवान को रिहा कर दिया गया है। तो पॉजिटिव आंसर मिलने पर वो बहुत खुश होता है। तो प्रेसिडेंट जेम्स पूछते हैं कि अब क्या। तो इगोर कहता है कि हम कजाकिस्तान जाएंगे और जनरल इवान ही फैसला करेंगे कि तुम तीनों का क्या करना है, क्योंकि मैंने झूठ कहा था कि जनरल इवान के रिहा होने पर मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट के हाथ एक कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिसे वो अपने हाथ पर बंधे हुए टेप को काट लेते हैं और फिर इगोर पर हमला कर देते हैं। प्रेसिडेंट इगोर की गन छुड़ाकर 2 टेररिस्ट को मार देते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी बिगड़ रही होती है, तो इगोर ग्रेस को लेकर यहाँ से भाग जाता है और प्रेसिडेंट फिर उनका पीछा करते हैं। इगोर प्लेन के बैकडोर तक पहुंच जाता है पैराशूट से कूदने के लिए, और फिर इगोर सारे पैराशूट को बाहर फेंक देता है। फिर इगोर प्रेसिडेंट से बड़े खुश होकर कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मेरे पायलट को मार दिया और अब कोई पैराशूट भी नहीं बचा है। फिर इगोर ग्रेस के सर पर गन तान देता है और खुश होने लगता है कि मैं जीत गया और तुम हार गए मिस्टर प्रेसिडेंट। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ग्रेस इगोर को धक्का दे देती है, और फिर प्रेसिडेंट भी इगोर पर धावा बोल देते हैं। और इनकी लड़ाई के बीच प्रेसिडेंट एक स्ट्रैप को इगोर के गले में बांधकर उसका पैराशूट खोल देते हैं, जिससे इगोर मारा जाता है। फिर यूएस प्रेसिडेंट जल्दी से कॉकपिट पहुंच जाते हैं और वहां से रशियन प्रिजन में कॉल करते हैं कि जनरल इवान की रिहाई को रुकवा दो। इसी वक्त जनरल इवान भी अपने जनरल की यूनिफॉर्म पहनकर जेल के गेट तक पहुंच जाता है। तो गार्ड्स उसे रोकने के लिए कहते हैं, मगर जनरल इवान भागने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे गोलियों से भून डालते हैं, और अब जनरल इवान का भी निपटारा हो चुका है। इस न्यूज को सुनकर रशियन प्रेसिडेंट और उसका कैबिनेट बहुत खुश होता है, और यही हाल व्हाइट हाउस में भी सभी हाई ऑफिशियल्स का था। मगर प्लेन पर यूएस प्रेसिडेंट और बाकियों की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। तो प्रेसिडेंट खुद पायलट सीट पर बैठकर व्हाइट हाउस में मौजूद एयरफोर्स के ऑफिशियल से पूछते हैं कि इस प्लेन को कैसे उड़ाते हैं। तो वो ऑफिशियल प्रेसिडेंट को बहुत डिटेल में बताने लगता है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफिशियल के बताए अनुसार प्लेन को उड़ाने लगते हैं। मगर तभी इन सभी को न्यूज मिलती है कि कजाकिस्तान से जनरल इवान के सपोर्टर्स 6 फाइटर जेट्स लेकर एयरफोर्स 1 प्लेन की तरफ आ रहे हैं। तो जेम्स मार्शल व्हाइट हाउस से एयर सपोर्ट के लिए F-15 भेजने के लिए कहते हैं, मगर इन F-15 को एयरफोर्स 1 तक पहुंचने में पूरे 2 मिनट लगेंगे। वहीं कजाकिस्तान से आए हुए जेट्स एयरफोर्स 1 पर हमला कर देते हैं, और इस सब में एयरफोर्स 1 का एक इंजन खराब हो जाता है, और अब एयरफोर्स 1 प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। तभी F-15 प्लेन्स भी वहां पर आ जाते हैं और एक एक करके कजाकिस्तान के जेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मगर एक जेट फिर भी एयरफोर्स 1 पर फायर कर देता है। तो एक F-15 प्लेन का पायलट अपनी जान की फिक्र किए बगैर एयरफोर्स 1 और मिसाइल के बीच आ जाता है, जिससे उसका जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस पायलट ने अपनी जान गंवाकर प्रेसिडेंट और प्लेन को बचा लिया था। फिर F-15 प्लेन्स बाकी कजाकिस्तानी जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर इस फाइट के दौरान एयरफोर्स 1 प्लेन अब काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था, और अब उसे सही सलामत जमीन पर उतार पाना लगभग नामुमकिन था। तो प्रेसिडेंट अब काफी वरिड है कि अब क्या किया जाए। तो व्हाइट हाउस में एक हाई ऑफिशियल को एक आइडिया आता है। वो लोग एक एयर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं, जिसके हिसाब से C-113 हरक्यूल प्लेन
एयरफोर्स वन प्लेन के ऊपर लाया जाता है और फिर एक पैरा जंपर को एक स्ट्रैप से बांधकर एयरफोर्स वन की तरफ भेजा जाता है। फिर वो पैरा जंपर एयरफोर्स वन की गेट तक पहुंच जाता है और स्ट्रैप को एयरफोर्स वन के गेट से कनेक्ट कर देता है। इसके बाद एक एक करके रेस्क्यू करने आए पैरा जंपर्स एयरफोर्स वन प्लेन की तरफ आने लगते हैं और फिर एक पैरा जंपर सेफली एलिस को एयरफोर्स वन प्लेन से ले जाता है और ऐसे ही ग्रेस को भी ले जाया जाता है। इसके बाद एक और आदमी को इसी तरह बचा लिया जाता है। मगर अब एयरफोर्स वन प्लेन के सारे इंजन खराब हो जाते हैं, तो लास्ट पैरा जंपर कहता है कि अब हम सिर्फ एक ही आदमी को बचा सकते हैं। तो इस लास्ट मौके पर गिब्स पैरा जंपर और एक ऑफिसर को मार देता है। गिब्स फिर प्रेसिडेंट से कहता है कि अब एक और आदमी को ही बचाया जा सकता है, तो तुम्हें अब मरना होगा, और वो प्रेसिडेंट पर गन तान देता है। मगर प्रेसिडेंट गिब्स को धक्का देकर स्ट्रैप पे अपना हुक फंसा लेते हैं और एयरफोर्स वन प्लेन से निकल जाते हैं। अब एयरफोर्स वन प्लेन पर सिर्फ गिब्स बचा था। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एयरफोर्स वन प्लेन पानी में क्रैश हो गया है और प्रेसिडेंट को ऊपर C-130 प्लेन पर खींच लिया जाता है। अब प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली सेफ है और पूरा अमेरिका प्रेसिडेंट के सही सलामत होने की खुशियां मनाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि C-130 हरक्यूल प्लेन पर पायलट प्लेन की कॉल साइन को बदलकर एयरफोर्स वन कर देता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जिस भी एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हैं उसे एयरफोर्स वन का दर्जा दिया जाता है। और फिर F-15 स्क्वाड्रन इस प्लेन को यूएस की तरफ एस्कॉर्ट करके ले जाने लगते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।